हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी को समझा था, वर्क एनर्जी थ्योरम समझा था, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर हम कंजर्वेटिव फोर्स को समझेंगे, कंपेरिजन करेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर इनकी डेफिनेशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसी एग्जांपल से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डू दिस। सो सबसे पहले यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉक ले लिया है। दिस इज अ ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg। ठीक है, इस ब्लॉक का मास है 2 kg। तो यहां पर इस ब्लॉक का जो वेट होगा दैट इज mg। और इस ब्लॉक को मैं इस पोजीशन से, पोजीशन ए से उठा के मैं पोजीशन बी तक लेके जा रहा हूँ। पोजीशन ए से उठा के हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, हम पोजीशन बी तक लेके जा रहे हैं। दिस हाइट और यू कैन से दिस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ब्लॉक, इट्स 2 मीटर। लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट जो ब्लॉक ने ट्रेवल किया है कितना है, 2 मीटर। सो इफ आई आस्क यू क्लास टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इस ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी वी नो दैट द जनरल फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। Force, what is the weight of the block? The direction of the weight of the block is acting in the downward direction, that is mg. So I'll write down mg. Displacement कहाँ पर है, in the upward direction. As force and displacement are opposite in direction, तो थीटा का वैल्यू हमें पता है, it is 180 डिग्री। cos 180 मैं पुट कर दूँ। ठीक है, cos 180 का वैल्यू होता है -1। सो माइनस मास की वैल्यू कितनी है, 2 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमें -40 जूल्स। सो ये आंसर आया हमें। क्लियर क्लास? ओके, चलो ये चीज समझ में आती है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेम एग्जांपल लूंगा मैं। सपोज दिस इज अ इंक्लाइंड सरफेस, ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है। यहाँ पर आपका एंगल है लेट्स से 30 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, एंड दिस डिस्प्लेस, और ये जो इंक्लाइंड एंगल का जो हाइट है, आई विल से दैट दिस हाइट ऑफ द इंक्लाइंड एंगल इज 2 मीटर, लाइक this height of the inclined surface, the maximum height of the incline is 2 मीटर, h is equals to 2 मीटर। तो यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक, और आप इस ब्लॉक को इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक लेके जा रहे हो, ओके, विच इज एट द सेम हाइट लाइक दिस। ये दोनों का हाइट लेवल सेम है। ठीक है, ये भी ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर है, यहाँ पर भी ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर पे था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देखोगे, सो द वेट ऑफ द ब्लॉक that is mg acting in the downward direction, correct? Weight of the block mg that is acting in the downward direction। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको फाइंड आउट करो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बताओ। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, व्हाट आई विल डू दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटी, सी योर क्लास, इफ दिस इज 30 डिग्री तो मैं यहाँ पर बोलूंगा दैट sin 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, दैट इज h अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में ये ले लेता हूं दैट दिस इज योर हाइपोटेनियस, दैट इज x, दिस वन। सो h अपॉन x, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू होगा h अपॉन sin 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, इट इज 2। sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 4 मीटर। ये आपका 4 मीटर है। सो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, करेक्ट? इसकी डायरेक्शन कितनी है, 4 मीटर इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर। क्लियर? तो अभी यहाँ पर क्लास वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 30। 90 प्लस 30 करोगे तो आपको मिलेगा 120 डिग्री। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी वी नो दैट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सो फोर्स का जो वैल्यू होगा, मास कितना है, सेम ब्लॉक था, मास है 2 kg, तो 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर इंटू कॉस व्हाट 120 डिग्रीज। ठीक है, मैं यहाँ पर ये लाइन बना देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर था और कॉस 120, क्यों? क्योंकि हमें पता है दैट दिस इज 90 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 120, मतलब वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। क्लियर? ओके, कॉस 120 का वैल्यू क्लास, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 120? अच्छा, कॉस 120 कैन आई राइट इन दिस वे, कॉस 120 को हम कॉस 90 प्लस
90 प्लस 30 लिख सकते हैं हम, है ना। cos 120 कैन बी रिटन एज cos 90 प्लस 30, ठीक है। cos 90 प्लस 30 वी नो दैट इट इज व्हाट, एग्जैक्टली sin थीटा माइनस sin थीटा, सो -2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो मैं साइन 30 की जगह 1/2 लिख देता हूँ। सो 1 ज़ा 2 ज़ा 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 2 इट्स -40 जूल। क्लियर। तो इस तरीके से हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालेंगे। एक और तरीका भी है वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्क डन बाय द ग्रेविटी वी नो दैट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। फोर्स है आपका mg, मैंने m इंटू जी ले लूंगा, m का मास का वैल्यू है 2 kg एंड g का वैल्यू इज 10, सो 2 इंटू 10। डिस्प्लेसमेंट है आपका, अगर आपने ये डिस्प्लेसमेंट ले लिया क्लास, सी दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, है ना। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है, ब्लॉक की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर लिख दूंगा, लेकिन ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसी h इज इक्वल्स टू 2 मीटर इन द अपर डायरेक्शन, ये आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, करेक्ट। और ये आपका mg वेट का डायरेक्शन और यू कैन से फोर्स का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो मैं यहाँ पर cos 180 लिख दूंगा, cos 180 का वैल्यू होता है -1, करेक्ट। सो 2 इंटू 10 20 20 इंटू 2 40, सो ये हो गया -40 जूल सीएल, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या दिखाना चाहते हैं कि आप ब्लॉक को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अगर लेके जाना चाहते हो, तो आप कोई भी पाथ ले लो, आप सीधा मूव कर जाओ या फिर इंक्लाइन मूव कर जाओ या फिर ऐसे घुमा के आ जाओ, कोई भी पाथ ले लो, आपका वर्क डन कभी भी चेंज नहीं होगा, वर्क डन उतना का उतना ही होगा। वेरी सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक। तो यहां पर मैं फिर से बताता हूं, आप इस ब्लॉक को जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जा रहे हो, ठीक है, आप कोई भी पाथ ले लो, आप कोई भी रास्ते से चले जाओ ए से बी तक, आप यहां से यहां पर चले गए, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रेवल की 2 मीटर, है ना, आप यहां से यहां पर चले गए, ये आपका पोजीशन है ए है और ये आपका पोजीशन बी, ठीक है। आप कोई भी रास्ता ले लो, ठीक है, आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज -40 जूल। जैसे कि यहाँ पर ए से बी, हम जब ए से बी गए तो हमने डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना मारा 2 मीटर, और यहाँ पर भी देखो, अगर मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम ब्लॉक लेके मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर 2 मीटर रखा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर 2 मीटर रखा, तो आपका वर्क डन सेम आएगा, आपका वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। ओके। तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो मतलब क्या हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, चाहे आप कोई भी पाथ ले लो, वहां पर वर्क डन जो आपका होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसी टाइप की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी टाइप की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या बनती है, conservative force is a force which is independent of the path, which is independent of the path, है ना। पाथ के ऊपर क्या रहता है, कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, दैट दिस इज द फोर्स, ये जो फोर्स था, ओके, इफ दिस फोर्स हैज ट्रेवल्ड द सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, चाहे उसने कोई भी पाथ ले लियो, डायरेक्टली अपवर्ड मूव कर रहा हो या फिर इंक्लाइन मूव कर रहा हो, अगर mg के लिए डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा, तो आप चाहे कोई भी पाथ से चले जाओ, चाहे आप कोई भी पाथ ले लो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 ट्रेवल करने के लिए, 2 मीटर ट्रेवल करने के लिए, आपका वर्क डन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, वर्क डन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसी टाइप की फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर क्लास। सो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप इस ब्लॉक को यहाँ से डायरेक्टली ऊपर लेके चले गए, अगर इस ब्लॉक को आप ऐसे घुमा के लेके जाते, ओके, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे लेके जाते, या फिर इस ब्लॉक को आप ऐसे भी लेके जाते, क्लियर, लाइक दिस, तो भी आपका जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होता वो -40 जूल्स ही आता। क्लियर। तो यहाँ पर बताने कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी फोर्स होती है, ओके, जिस फोर्स पे, ये एक ऐसी फोर्स होती है, जैसे कि इस केस में mg, करेक्ट, इस केस में mg, तो इस बॉडी को आप चाहे कोई भी पाथ से लेके चले जाओ, इंक्लाइन लेके चले जाओ, ऊपर डायरेक्टली ऊपर लेके चले जाओ, वर्टिकल लेके चले जाओ, या सर्क्युलर पाथ ले लो, कोई भी पाथ ले लो, आपका वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यू कैन से, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज व्हाट, द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेटिव फोर्स। मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ सी हियर, अभी हम जब इस ब्लॉक को ए से बी तक लेके गए,
अब इसी ब्लॉक को मैं बी से ए तक लेके आऊंगा, इसी ब्लॉक को हम क्या करेंगे, बी से ए तक लेके आएंगे। तो जब बी से ए तक लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर इसका खुद का वेट है, दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जब ये ब्लॉक बी से ए आ रहा है तो इस ब्लॉक ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर, करेक्ट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ पर क्लास इफ यू लुक क्लियरली, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, सबसे पहले फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट 2 मीटर, एंड दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सी वेट का जो डायरेक्शन है इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये 2 मीटर का जब ब्लॉक बी से ए आ रहा है तो इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, cos 0 होगा, cos 0 का वैल्यू होता है 1। ओके, मास का वैल्यू कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है 10 एंड 2, तो ये हो गया हमारा 40 जूल्स। क्लियर? नाउ क्लास लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। So we will find out the total work done in moving this body from A to B and B to A. हम total work done find out करेंगे in moving this body from A to B and B to A. So total work done क्या होगा, A से B तक जाने वाला work done क्या था, -40 joules, प्लस B से A तक आने वाला work done क्या है, +40 joules। तो आंसर क्या हो गया, 0। सो ये एक और पॉइंट हो गया कंजर्वेटिव फोर्स का। मीन्स व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स इन द क्लोज पाथ, conservative force in the closed path is always equals to 0. The work done by the conservative force, the work done by the conservative force in the closed path is always equals to 0. फिर से बोल रहा हूँ, the work done by the conservative force in a closed path is always equals to 0. Okay? इस चीज को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी आ जाएगी। सो लेट मी रब दिस पार्ट। ओके, सो मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ एंड वी विल टेक वन मोर एग्जांपल to make these things clearly. Okay, so now see here, if suppose this is a body, for example, इस बॉडी के ऊपर इसका खुद इसका मास ले लेते हैं हम, चलो 1 kg, ठीक है। इस बॉडी को हम यहाँ से इस लेवल तक लेके जा रहे, ये हमारा लेवल है, इस लेवल तक लेके जा रहे, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, लेट्स से, विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। ठीक है, सो नाउ क्लास व्हाट वी विल डू, इस बॉडी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस रास्ते से लेके जाएंगे लाइक दिस, और हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वर्क डन ऑन दिस बॉडी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg इफ वी आर मूविंग इन दिस पाथ। अगर हम इस पाथ से जा रहे हैं, पाथ नंबर 1 से जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट into cos theta. Okay, so mg मास है 1 kg, acceleration due to gravity 10, displacement आपका 1 मीटर है, displacement is the in a vertical direction that is 1 मीटर, correct? displacement vertical direction में ना, that is 1 मीटर। displacement कहाँ पर है, in the upward direction, displacement कहाँ पर है इसका, in the upward direction, correct? तो mg और displacement दोनों opposite है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 का बनेगा। so cos 180, cos 180 we know that -1, तो ये हो गया -10 जूल। So this is the work done by the gravity class. So this is what the work done by the gravity. Clear? अगर हम इस पाथ से जा रहे हैं, अच्छा अगर हम इस पाथ से गए like this, अभी मतलब let me use red marker to understand this. Okay, so for example अगर अभी हम इस पाथ से जा रहे हैं, डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं, डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं, पाथ नंबर 2. So for the path number 2, what is the work done by the gravitational force? The work done by the gravitational force is again mg into displacement into cos theta. करेक्ट, मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 kg, डिस्प्ले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, डिस्प्लेसमेंट सी इट इज अगेन 1 मीटर इन द अपर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इनटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, 1 into 10 comes out to be 10 joules. So see work done by the gravity. अच्छा सॉरी, थीटा वैल्यू इज 180 डिग्री नॉट 0, सॉरी, थीटा की वैल्यू 180 है बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। cos 180 का वैल्यू -1, तो ये हो गया -10 जूल। सी नाउ क्लास, चाहे आप इस पाथ से चले जाओ या चाहे आप इस पाथ से चले जाओ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी आपका कांस्टेंट आएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर? सो ये चीजें हमें समझनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी हमने बॉडी को ऊपर पहुंचा दिया, अब हम क्या करेंगे, बॉडी को नीचे लेके आएगी फिर से, ठीक है। सो अभी हम फिर से एक तो हम इस रास्ते से लेके आ जाएंगे, क्लियर।
तो जब मैं इस रास्ते से लेके आऊंगा, बॉडी कहाँ पर आ रही है इस वक्त, नीचे आ रही है, नीचे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी दिस टाइम। तो जब बॉडी यहाँ पर है तो उसके ऊपर बॉडी का वेट है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है mg, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा, see as you can see the direction of its weight and the displacement both of them is in same direction, so angle between them is 0 degree, cos 0 का वैल्यू होता है 1। मास कितना है इस बॉडी का, इस बॉडी का मास है 1 kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, तो ये हो गया 10 जूल। करेक्ट? तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पोजिशन ए टू बी, दैट इज इस पाथ से अगर हम गए, पाथ नंबर 1 से गए, एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी in bringing body again back to its original position, that is from B to A, that is from B to A। तो टोटल वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जब हम A से B जा रहे थे तब कितना आ रहा था, -10 जूल, लेकिन जब हम B से A आ रहे तो हमारा आंसर कितना हो गया, +10। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 0 जूल। सी फिर से 0 जूल आ गया। मीन्स व्हाट, इसी यही हमें क्या बता रहा है कि वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, this is conservative force। So work done by the conservative force in the closed path, the work done by the conservative force in the closed path is always equals to 0। clear? तो कंजर्वेटिव फोर्स की हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। सो पहला प्रॉपर्टी क्या था, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, work done by conservative force is independent of path, path के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, it is independent of path। ठीक है? एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in closed path is equal to 0, is equals to 0। क्लियर क्लास? सो यही होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी टाइप की फोर्स को, जो फोर्स इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? सो आई होप आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब जो फोर्स ये दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है वो वाली फोर्स क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने क्या किया है, सपोज दिस इज अ टेबल, ये कोई टेबल है, ये क्या है, कोई टेबल है। ठीक है? ये टेबल है। नाउ फॉर एग्जाम्पल क्लास लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से, यहां पर हमने क्या किया है, एक ब्लॉक रखा हुआ है लाइक दिस। हम इसका टॉप सरफेस देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, इस टेबल का टॉप सरफेस देख रहे हैं। ठीक है? हम इस टेबल का टॉप सरफेस देख रहे हैं। जब मैं इस टेबल को साइड से देखूंगा, साइड से देखूंगा तो ये जो ब्लॉक होगा, सीट, हमें ये टेबल का सरफेस दिखाई देगा और ये जो ब्लॉक है हमें ऐसे दिखाई देगा। ठीक है? ये टॉप सरफेस है, you can say this is top view and this is side view। साइड व्यू मतलब हम यहां से देख रहे हैं इसको। और इस ब्लॉक की जो मूवमेंट होगी, ये जो ब्लॉक की मूवमेंट है, लेट्स से यहां तक गया ये ब्लॉक, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गया, पोजीशन ए से कहां तक गया, पोजीशन बी तक गया। ओके चलो समझ में आता है, ये ब्लॉक पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गया। तो यहाँ पर जब ये ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है, सी हमारे रिस्पेक्ट में जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है, तो ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। इस ब्लॉक का खुद का वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n, और इस सरफेस, ये वाली जो सरफेस है ना, ये सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट इज म्यू के। ओके हम चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब मान लो म्यू के का वैल्यू है 0.5, मास है इसका 1 kg। ठीक है? तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg हो गया, n का वैल्यू इज mg, मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, तो ये हो गया 10 न्यूटन। अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं दैट इज म्यू के n, म्यू के व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 10, तो ये हो गया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। करेक्ट? 5 न्यूटन का क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इट्स टाइम टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक। अभी हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को ए से बी तक डिस्प्लेस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक अभी यहाँ पर आ गया,
पोजीशन बी तक आ गया। तो जब ये ब्लॉक ए से बी तक आ रहा है, ठीक है, जब ये ब्लॉक ए से बी तक आ रहा है तो इस ये जो डिस्प्लेसमेंट था, लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 2 मीटर, ये जो डिस्प्लेसमेंट था, सी जो डिस्प्लेसमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, लाइक दिस, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स, सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? 5 न्यूटन हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, cos थीटा, थीटा बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1। सो 5 इंटू 2 इंटू -1, तो ये हो गया हमारा -10 जूल। तो ए से बी तक जाने में वर्क डन कितना हुआ? -10 जूल का वर्क डन हुआ। चलो समझ में आता है। अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक है बी से कहाँ पर आ गया? सी पे आ गया, लाइक दिस। ये जो ब्लॉक था ये कहाँ पर आ गया? बी से सी पे आ गया, लाइक दिस। और ये इस ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट लिया, दिस डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर, बी से कहाँ पर आ गया? सी पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन यहाँ पर होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप देखोगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस, इन द सेकेंड केस, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल फिर से 180 डिग्री का है, cos 180 होगा -1, तो इधर मैं माइनस साइन पुट कर दूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स का वैल्यू कितना है? 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट इज द 3 मीटर, सो -5 इंटू 3 कम्स आउट टू बी -15 जूल। सिंपल। फिर ये जो ब्लॉक है ये कहां पर आ गया? सी से डी पे आ गया। हियर दिस ब्लॉक मूव्स एंड कम्स फ्रॉम सी टू डी, और ये पोजीशन डी है। ये फिर से इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया? द डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 2 मीटर, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया? 2 मीटर। तो ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा, लाइक दिस। फिर से दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180, cos 180 का वैल्यू -1। सो व्हाट इज द वर्क डन नाउ इन दिस केस? वर्क डन इज नथिंग बट माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बार? 2 मीटर, so -5 into 2 comes out to be -10 joule. Clear? Okay. Now ये जो ब्लॉक है D से A पे आ गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 3 मीटर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है इसको अपोज करेगा, सो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो इस बार मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, फिर से दोनों के बीच में एंगल 180, cos 180 -1, सो ये हो गया -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू है -5, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 है, सो -5 इंटू 3 कम्स आउट टू बी -15 जूल। तो आप देख रहे हो पूरा एक लूप कंप्लीट हो गया, पूरा एक लूप कंप्लीट हो गया। सो इफ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन दिस लूप, टोटल वर्क डन इन दिस लूप कितना होगा? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन दिस लूप। सो ए से बी तक का वर्क डन था -10, बी से सी तक का वर्क डन था आपका -15, सी से डी तक का वर्क डन था आपका फिर से -10, और डी से ए तक का वर्क डन था -15। When you solve this, you will get the answer as -50 जूल। तो आप देख रहे हो कंजर्वेटिव ये जो फोर्स था, सॉरी नॉट कंजर्वेटिव, फ्रिक्शनल फोर्स जो था, इसने सेकंड रूल को फॉलो नहीं किया। व्हाट इज सेकंड रूल? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स सेकंड जो कंडीशन था, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी कंजर्वेटिव फोर्स की, उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, क्योंकि क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं आया, जबकि क्लोज लूप में वर्क डन 0 आना चाहिए था। क्लोज लूप में वर्क डन 0 आना चाहिए था। चलो ये चीज समझ में आती है, इस चीज को साइड में रखते हैं। अभी मतलब मान लो आपने इस ब्लॉक को ए से बी और बी से सी तक लेके गए, या फिर आप इस ब्लॉक को डायरेक्टली ए से सी तक लेके जाते, लाइक दिस। ये ब्लॉक डायरेक्टली ए से सी जाता, ऐसे खिसका के जाता। तो हमें पता है अगर ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा? √13 मीटर हो जाएगा। आप करके देख लेना, ये लेंथ आपको √13 मीटर देगी। क्लियर? ओके। नाउ अगर मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को आप डायरेक्टली ऐसे लेके जाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस बार। फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू -1 होता है हमें पता है, तो मैं फिर से वर्क डन कैलकुलेट करूंगा इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू सी, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली।
So frictional force into displacement into cos 180. What is the value of cos 180? Minus 1. So minus force into displacement. What is the frictional force? 5 Newton. Displacement is root 30. So this is the work done. Work done in moving a body directly from A to C. What happens if we try to find out work done in moving a body from A to B and B to C? So therefore I will write down work done in moving from A to B and work done in moving from B to C. So what is the work done in moving from A to B? It is minus 10. And what is the work done in moving from B to C? It's minus 15. So minus 10 and minus 15 comes out to be minus 25 जूल. तो मतलब अगर हम ऐसे जाएंगे तो वर्क डन हमने कितना किया? वर्क डन हमने मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से कितना वर्क डन किया? माइनस 25 जूल का वर्क डन किया. अगर हम ऐसे गए डायरेक्ट ए से सी तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज माइनस 5 रूट 13 जूल्स. इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ. फ्रिक्शनल फोर्स ने जो भी वर्क डन किया वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ने फर्स्ट रूल को भी फॉलो नहीं किया. फर्स्ट रूल क्या था? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड ऑन द पाथ. अगर आपने पाथ चेंज कर दिया वर्क डन भी चेंज हो जाएगा. अगर आपने पाथ चेंज कर दिया तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा. क्लियर? इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, पहला कंडीशन क्या होगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या कर रहा है? वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है. मतलब दैट इज पाथ डिपेंडेंट. ठीक है. और दूसरा क्या है? कई दूसरा कंडीशन क्या आया था हमें? जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक लूप, जब हम एक लूप कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो उस लूप का वर्क डन जो भी कैलकुलेट करेंगे वो जीरो नहीं आ रहा है. कुछ ना कुछ वर्क डन एग्जिस्ट कर रहा है. कुछ ना कुछ वर्क डन एग्जिस्ट कर रहा है. करेक्ट. सो यहाँ पर आप जब जैसे कि आप देख रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम कहते हैं दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो ऐसी टाइप की फोर्स कौन सी फोर्स होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. प्लीज कॉपी डाउन. उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा कि कैसे आपको जो फोर्स, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में कोई फोर्स दिया गया है, आपको पहचानना है क्या वो फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है. तो मैं आपको क्या करूंगा? एक फॉर्मूला दूंगा. आप उस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से पहचान लोगे कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है. सो उसके पहले आप कॉपी कर लो, उसके बाद हम वो चेक करते हैं. ठीक है. So our next topic is how to identify that given force is conservative or not. मतलब काफी टाइम आपको क्वेश्चन ऐसा आ चुका होगा कि आपको एक फोर्स दिया होगा, आपको बताना है क्या वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है. ठीक है. तो मैं आपको इस फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले आप हम लोग मान लेते हैं कि जो ये फोर्स दिया गया हमें दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप. हमें दिखाना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं. ठीक है. हम क्या दिखाएंगे? क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं. सो इसे बताने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ. हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे. आई कैप जे कैप के कैप डेबा अपॉन डेबा एक्स डेबा अपॉन डेबा वाई डेबा अपॉन डेबा जेड एंड दिस इज एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड. इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे. क्लियर? डेबा अपॉन डेबा एक्स क्या है? दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेबा अपॉन डेबा वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. डेबा अपॉन डेबा जेड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड. ठीक है. इसको सॉल्व करके अगर आंसर आपका जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स आपको दिया गया है ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे? इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो वी नो हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट. आई कैप partial derivative of fz with respect to y minus partial derivative of fy with respect to z minus j cap partial derivative of fz with respect to x minus partial derivative of fx with respect to z plus k cap partial derivative of fy with respect to x minus partial derivative of fx with respect to y. Correct? ओके. विच इज इक्वल टू जीरो. जीरो का मतलब हो गया जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप. नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल कंपेयर. ओके. एज वी नो दैट डेबा एफ जेड अपॉन डेबा वाई माइनस डेबा एफ वाई अपॉन डेबा जेड, इसकी वैल्यू हमें जीरो आनी चाहिए, है ना, ऑन कंपेयरिंग. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन डेबा एफ जेड अपॉन डेबा वाई इज इक्वल्स टू डेबा एफ वाई अपॉन डेबा जेड. So we got the first condition. ये पहला कंडीशन हुआ. क्लियर? ओके. सेकेंड कंडीशन व्हाट वी विल डू? इसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए? आपको जीरो आना चाहिए. सो डेबा एफ जेड अपॉन डेबा एक्स
minus deba fx upon deba z is equals to 0. So therefore I will write down deba fz upon deba x is equals to deba fx upon deba z. इसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया. दिस इज योर सेकंड कंडीशन. Correct. Now let's move to the last condition, deba fy upon deba x minus deba fx upon deba y. इसका आंसर भी कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. So therefore I will write down deba fy upon deba x is equals to deba fx upon deba y. आ गया. So this is my third condition. तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, ठीक है, तो आपका जो फोर्स दिया गया है वो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है, आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा लो, या फिर इसका डिटर्मिनेंट 0 निकाल लो. ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो. अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो ये जो फोर्स है आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है. तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो. ये मेथड लगाना है, ये मेथड लगा दो. ये मेथड लगाना है, ये मेथड लगा दो. दोनों मेथड से कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. ओके, सो प्लीज कॉपी डाउन दिस फॉर्मूला, देन विल गो फॉर द न्यूमेरिकल. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. हमें पूछा गया है क्या बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं. ये आपको फोर्स की इक्वेशन दी गई है. ठीक है, ओके फाइन. तो जब मैं इस फोर्स को इसके साथ कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने पे मुझे एफ एक्स का वैल्यू मिल गया, दैट इज वाई जेड स्क्वायर. सो आई विल राइट डाउन एफ एक्स का वैल्यू इज वाई जेड स्क्वायर. एफ वाई का वैल्यू क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ एफ वाई कम्स आउट टू बी एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2. ओके, एफ जेड का वैल्यू कितना हो गया? द वैल्यू ऑफ एफ जेड कम्स आउट टू बी 2xyz माइनस 1. तो ऑन कंपेयरिंग विल गिव हमें कुछ वैल्यूज मिल गया है. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इनका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे. लेकिन क्लास पार्शियल डेरिवेटिव निकालने से पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख दिया है. तो ध्यान से देखो, एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो जेड के साथ है. पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव वो जेड के साथ है. एफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के साथ है. ओके, लेकिन एफ एक्स का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कहीं भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है. तो ऑब्वियसली हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालने में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. उसमें टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? एक जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और एक वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे. देखिए कैसे. सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स का वैल्यू कितना है? वाई जेड स्क्वायर. क्लियर क्लास. यहाँ पर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हैं तो जेड स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे. सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका आंसर आ गया 1. तो 1 इंटू जेड स्क्वायर विल बी जेड स्क्वायर. ओके, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू z निकालेंगे. सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z वाई जेड स्क्वायर. यहाँ पर y हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमें जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है. तो ये हो गया हमारा 2yz. ठीक है, जेड स्क्वायर का आपको पता है डेरिवेटिव कितना होता है? 2z. ओके, और ये y से मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी गॉट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. ओके, उसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई निकालेंगे. जब आप एफ वाई का देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, और एफ वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है ही नहीं. ओके, सो उसी तरीके से हम डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे. सो पार्शियल डेरिवेटिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई? एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2. आई राइट डाउन एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, यहाँ पर जब मैं एक्स जेड स्क्वायर का निकालूंगा तो इस केस में हम क्या करेंगे? सॉरी, इस केस में हम जेड स्क्वायर को बाहर ले लेंगे. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 हो गया. तो ये आ गया आपको जेड स्क्वायर, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0. तो इसका तो 0 हो जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड. ठीक है, z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे अभी. सो इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव, व्हाट इज द वैल्यू? इट इज एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2. करेक्ट. तो यहाँ पर जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा तो हमें मिलेगा सिर्फ जेड स्क्वायर. हमें क्या मिलेगा? सिर्फ जेड स्क्वायर. यू कैन सी. ठीक है, आप देख सकते हो. अच्छा, जस्ट ए मिनट क्लास. अच्छा, मुझे z के रिस्पेक्ट में निकालना था. सॉरी, मुझे z के रिस्पेक्ट में निकालना था. तो यहाँ पर x कांस्टेंट मान के बाहर ले लेंगे हम उसको. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2xz. करेक्ट, ये आपका हो गया 2xz एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 तो 0 हो जाएगा, आपको पता है. सो नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fz विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे. सो 2xyz माइनस 1 है ना. सो 2xyz माइनस 1. करेक्ट. इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे तो हमें पता है आंसर आएगा इसका 2yz, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1
कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई विच इज नथिंग बट व्हाट इज द इक्वेशन 2xyz माइनस 1। तो इसका अगर तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2xz, और 1 का फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके फाइन, तो हमने सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। सो नाउ लेट्स चेक वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई कम्स आउट टू बी 2xz, ठीक है, ये आ रहा है 2xz। it should be equals to partial derivative of fy with respect to z, fy with respect to z, it also comes out to be 2xz। क्लास देख रहे हो, तो मतलब पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fz with respect to x, fz with respect to x कितना है, 2yz, ओके, should be equals to partial derivative of fx with respect to z, fx with respect to z कितना है, 2yz। तो मतलब आपका सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट, partial derivative of fy with respect to x, partial derivative of fy with respect to x z square, partial derivative of fx with respect to y, it is also equals to z square। मतलब आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये जो फोर्स आपको दिया गया था ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज कॉपी डाउन, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let me open the question. Again, very interesting question we have. So the question is, a 4 kg particle moves from origin to position C, okay, having x coordinate 5,5 in meter. One force on the particle is the gravitational force acting in the y direction, negative y direction. Using equation W is equals to F delta R cos theta is equals to F bar dot delta R bar. Calculate the work done by the gravitational force on the particle as it goes from O to C along sub question A OAC, sub question B OBC, and sub question C OC. Your result should all be identical Y. चलो, तो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है कि हम इस पार्टिकल को, कौन सा पार्टिकल, अ पार्टिकल हुज मास इज 4 kg, अ पार्टिकल हुज मास इज 4 kg, ठीक है। अगर पार्टिकल का मास 4 kg तो ऑब्वियसली उसका जो वेट है, उन्होंने बोला इट इज इन द नेगेटिव वाई एक्सिस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट, दैट इज mg, करेक्ट। मास 4 kg, जी को अगर मैंने 10 ले लिया तो हमारा वेट हो गया 40 न्यूटन। इस पार्टिकल को हम O से A और A से C लेके जा रहे हैं इन द फर्स्ट केस, तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन। इसी पार्टिकल को हम O से B और B से C लेके जा रहे हैं, तब हमें पता करना है व्हाट इज द वर्क डन। और इसी पार्टिकल को हम O से C लेके जा रहे हैं, और तब हमें पता करना है व्हाट इज द वर्क डन। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले सब क्वेश्चन एक ही बात करेंगे, वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम O टू A एंड A टू C। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्क डन फ्रॉम O टू A प्लस वर्क डन फ्रॉम A टू C। हमने स्प्लिट कर दिया कि O से A तक जाने में कितना वर्क डन हुआ और A से C तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, उन दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम O टू A। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है, दैट इज 40 न्यूटन, करेक्ट। और जब O से A जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5,5, तो इसका वैल्यू हो गया 5,0 और इसका वैल्यू हो गया 0,5, करेक्ट। तो मतलब 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्लास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा cos 90 प्लस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू C। तो वर्क डन A वेट कितना हो जाएगा इसका, 40 न्यूटन। A से C तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर का, इंटू कॉस। अभी ये जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और जो वेट है इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 180 डिग्री। सो cos 180, क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे cos 90 का वैल्यू तो 0 होता है, 40 इंटू 5 हो गया 200, 200 को cos 180 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 जूल इज योर आंसर। सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, सिमिलरली we'll move to the second question, work done in moving a particle from O to B and B to C. So I'll write down work done in moving from O to B plus work done in moving from B to C. Okay, so सबसे पहले हम बात करेंगे what is the work done in moving from O to B. So O to B तक जाने के लिए what is the weight, that is 40 न्यूटन, फोर्स ना,
डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है इट इज इन द अपर डायरेक्शन, करेक्ट. सो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, इट इज 5 मीटर, और इन दोनों की डायरेक्शन आप देख रहे हो तो ऑपोजिट है, तो आई विल राइट डाउन cos 180 प्लस वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम बी टू सी. अब जब पार्टिकल बी टू सी जा रहा है तो हमें पता है वेट तो नीचे की तरफ एक्ट होगा mg, तो डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, तो एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है. cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 40 इंटू 5 इंटू cos 90, करेक्ट. तो 40 इंटू 5 कितना हो गया 200, cos 180 का वैल्यू है -1, तो ये हो गया -200 जूल, इसका आंसर 0 होगा. ओके, cos 90 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है. सो यहाँ पर ये हो गया -200 जूल. नेक्स्ट विल मूव टू द सी पार्ट, वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ओ टू सी. ओ से सी तक जाने में कितना वर्क डन, क्लियर क्लास. तो नाउ एज वी कैन सी, weight of the particle is acting in the downward direction, so force जो है 40 न्यूटन in the downward direction. displacement, now class O से C तक का हम vertical displacement अगर मैंने लिया, so what is the vertical displacement comes out to be 5 मीटर, है ना. जब पार्टिकल को आप O से C तक लेके जा रहे हो तो इस पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है. This 5 meter displacement is in the opposite direction of its weight, so I'll write down 5 into cos 180, करेक्ट. क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेट दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा. सो cos 180 का वैल्यू इज, वी नो दैट इट इज -1, सो 40 into 5 comes out to be 200 joules. So this is your answer. As you can see, in all the three cases the answer is same. Why the answer is same? What is the reason behind the answer is same? So आंसर क्यों सेम आ रहा है, बिकॉज हमें पता है वेट एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है. वेट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप चाहे कोई भी रास्ते से चले जाओ सी तक, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. सो प्लीज कॉपी डाउन, देन वी विल डू द नेक्स्ट वन. So we have the next question. Again, that is very interesting question we have. So let me open the question. Yeah, so the question is, a force acting on a particle moving in the xy plane is given by this equation, where x and y are in meters. The particle moves from the origin to a final position having a coordinates x is equals to 5 and y is equals to 5 meter as shown in the figure. Calculate the work done by the force on the particle as it moves along OAC, OBC and OC. And sub question D is F is conservative or non-conservative, explain. तो हमें फाइंड आउट करना है, if particle is moving from OAC, so what is the work done? If particle is moving from OBC, what is work done? If particle is moving from OC, what is the work done? And we need to also find out that this force is conservative or not. Okay, so let's try to find out these values. Okay, so यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम OAC. बट उसके पहले भी हम क्या करेंगे, वर्क डन की एक इक्वेशन बनाएंगे. देखो कैसे. वी नो दैट work done is equals to integration of force into displacement ds bar, करेक्ट. फोर्स की इक्वेशन तो हमें दी गई है. डिस्प्लेसमेंट ds bar is equals to, can I write dx I cap plus dy j cap, है ना. हमने देखा हुआ ये, जब हम वर्क डन पढ़ रहे थे तब हमने इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया हुआ है. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f bar dot dx I cap plus dy j cap. What we'll do, we'll put the value of f. So is equals to integration of 2y I cap plus x square j cap dot dx I cap plus dy j cap. So we know that how to solve the dot product. So integration of 2y dx, I cap की कोएफिशिएंट I cap की कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस जे कैप की कोएफिशिएंट जे कैप की कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दो. सो एक्स स्क्वायर डी वाई, करेक्ट. या, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वर्क डन वी हैव. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट केस, वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम O to A and then A to C, correct. O to A and then A to C, which we can split up in moving a particle from O to A plus A to C, करेक्ट. ओके क्लास, अभी हम O to A की बात करेंगे. O से A तक के लिए भी हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, A से C तक के लिए भी हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज द जनरल इक्वेशन वी हैव, करेक्ट. तो सबसे पहले O to A की बात कर रहे हैं, जब पार्टिकल O से A पे जा रहा है, ठीक है क्लास. अच्छा, नाउ लिसन केयरफुली. जब पार्टिकल O पे है तो उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0.
और जब पार्टिकल ए पे आ गया तो उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गई 5,0। एज यू कैन सी जब पार्टिकल ओ से ए की तरफ जा रहा है, दिस वन सी इन दिस वे द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए, तो उसकी वाई कोऑर्डिनेट में कभी भी चेंजेस नहीं आएगा, उसकी वाई कोऑर्डिनेट में कभी भी चेंजेस नहीं आएगा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी फिक्स, वाई कोऑर्डिनेट विल बी फिक्स। तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजेस नहीं आया जब पार्टिकल ओ से ए जा रहा है, सो कहना है डी वाई का वैल्यू इज 0, दैट इज नो चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट। यस वी कैन राइट राइट। एंड जब पार्टिकल ओ से ए जा रहा है, क्लास ध्यान से देखो, जब पार्टिकल ओ से ए जा रहा है, चाहे किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, चाहे किसी भी पॉइंट पे ले लो, द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो 0, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और हमें पता है कोई भी पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस पे मूव करेगा तो उसकी वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 होगी। एज यू कैन सी देखो, जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तभी भी वाई कोऑर्डिनेट 0 था, जब पार्टिकल ए पे पहुंच गया तभी भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका मतलब डी वाई का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू भी 0 है। तो डी वाई का वैल्यू 0, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जब मैं वाई का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। मतलब वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ओ टू ए 0 है, ओ से ए तक जाने में कोई वर्क डन हुआ ही नहीं। अब बात करेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी। क्लास लिसन केयरफुली। यहाँ जब पार्टिकल ए से सी जा रहा है लाइक दिस, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू सी लाइक दिस, ऐसे ए से सी जा रहा है, क्लियर। तो जब पार्टिकल आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे कि मतलब मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, इट इज समथिंग 5, सम रैंडम वैल्यू ऑफ वाई, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स हो गई ना। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया तो ये हो जाएगा 5, y2 सम रैंडम वैल्यू ऑफ y2, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल ए से सी जा रहा है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स है, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स है, मतलब उसकी एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो dx का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 5। सो वी विल पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में मैं पुट करूंगा। सो dx की जगह हम 0 डाल देंगे, dx की जगह 0 डाल दिया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। x की जगह अभी हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर 5 डाल देंगे। तो x की जगह अगर मैंने 5 डाल दिया तो ये हो गया पाई का स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। क्लास देखो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है जब पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट, तो मतलब डी वाई एग्जिस्ट करेगा। अभी हमें लिमिट भी तो डिसाइड करनी है ना। जब पार्टिकल ए से सी पे जा रहा है तो ए पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी थी 0, और बी पे आते आते वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो गया 5। तो हमारा जो लिमिट हो गया दैट इज फ्रॉम 0 टू 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5 डी वाई, जिसको हम सॉल्व करेंगे, सो 25 डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, लिमिट्स विल बी 0 टू 5, करेक्ट। सो 25 हमें पता है लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 25 इंटू 5 विच कम्स आउट टू बी 125 जूल। सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। In this way you need to calculate these answers. Okay, so let's move to the second case. What is the second case? We need to find out work done in moving a particle from O to B and then B to C, which again we will split up as O to B plus work done in moving a particle from B to C. सबसे पहले हम OB की बात करेंगे। क्लास ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके सबसे पहले यहाँ पर 0,0 और B की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B विल बी 0,5। तो जब पार्टिकल O से B जा रहा है, जब पार्टिकल O से B जा रहा है तो आप रैंडमली कोई पॉइंट ले लो, जैसे कि ये पॉइंट ले लिया, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू तो 0 ही होगी, इसके एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 होगी क्योंकि पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, और हमें पता है कोई भी पार्टिकल अगर वाई एक्सिस पे मूव करेगा तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू हमेशा 0 होगी, करेक्ट। ओके तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो चलो 0 आ गई, 0 कॉमा व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू, y1 ले लेते हैं, कुछ भी रैंडम वैल्यू होगा। यहाँ पर 0 कॉमा y2, एज यू कैन सी एक्स कोऑर्डिनेट इसका फिक्स है, जब पार्टिकल O से B जा रहा है ना तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है। कैन आई राइट x इज इक्वल्स टू 0, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। एंड आई विल से दैट dx इज आल्सो इक्वल्स टू 0। क्यों dx इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने dx और x का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, dx 0 होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगा, x की 0 होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगा। सो वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम O टू B कितना आ रहा है हमें, 0 आ रहा है, प्लस अभी हम बात करेंगे वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम B टू C। किसकी बात करेंगे, B टू C। ध्यान से देखो क्लास,
जब पार्टिकल बी से सी जा रहा है, लाइक दिस, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी, ओके। तो यहाँ पर आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, जैसे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया, करेक्ट। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, लेट्स से इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स होगी x1, 5। मैंने यहाँ पर ये रैंडम पॉइंट ले लिया, इसकी कोऑर्डिनेट्स होगी x2, 5, सम रैंडम वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन 5 होना चाहिए। सी, इसका y कोऑर्डिनेट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, y कोऑर्डिनेट वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल b से c जा रहा है उसका y का वैल्यू कितना है, 5 है, एंड द चेंज इन द y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0, देयर इज नो चेंज इन द y कोऑर्डिनेट, क्लियर, बट देयर इज अ चेंज इन द x कोऑर्डिनेट। सी 0 से x1 हुआ, x1 से x2 हुआ, x2 से 5 हो गया, x कोऑर्डिनेट में चेंजेस है लेकिन y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। dy का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, dy का वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचता है, कौन सा टर्म बचता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx, करेक्ट। सो 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज 5 dx, 5 टू सा कितना हो गया 10, इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब मुझे x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, क्लियर। नाउ लिसन क्लास केयरफुली, यहाँ पर इसकी इनिशियल लिमिट कितनी है, 0 है, और फाइनल लिमिट कितनी है, 5 है, जब पार्टिकल b से c जा रहा है। x कोऑर्डिनेट की इनिशियल वैल्यू 0 है, x कोऑर्डिनेट की फाइनल वैल्यू 5 है, तो 0 से मैं 5 लिख दूंगा, तो ये हो गया 10, करेक्ट। ये क्या हो गया, 10 हो गया, 10 ये वाला बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट फ्रॉम 0 टू 5, तो ये हो जाएगा 10, 5 माइनस 0, सो इट कम्स आउट टू बी 50 जूल्स, 50 जूल का वर्क डन हुआ क्लास, क्लियर। Let's move to the third sub question, that is work done by the particle in moving from O to C. O से C तक जाने में उस पार्टिकल ने कितना वर्क डन किया, हम ये पता लगाएंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, O to C, पार्टिकल तो कुछ ऐसे जा रहा है ना, पार्टिकल तो कुछ ऐसे जा रहा है, क्लियर। सो व्हाट वी विल डू, we need to find out the relation between the value of x coordinate and the y coordinate. We need to find out the relation between the x coordinate and y coordinate. Okay, so now class listen carefully, I will try to find out the equation of this line. हम क्या करेंगे, OC जो line है ना, इसकी equation find out करने की कोशिश करेंगे। We know that equation of a line which is passing from the origin, the equation of that line is y is equals to mx, where m is the slope of the line. How to calculate the slope, we know that m is equals to, slope का फॉर्मूला हो गया y2 minus y1 upon x2 minus x1। मुझे इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है, so I will consider these values as my x2 comma y2 and I will consider this value as my x1 comma y1. So the value of x2 y2 is 5, so I'll write down 5. The value of y1 is 0, so I'll write down 0. The value of x2 is again 5. The value of x1 is again 0. So it comes out to be 5 upon 5, which is equals to 1. So therefore I will say that y का value comes out to be x. Y का value comes out to be x. मैंने m is equals to 1 इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो y हमें कितना आ रहा है, x आ रहा है, क्लियर। नाउ फाइन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम O to C, वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx प्लस x स्क्वायर dy, करेक्ट। अभी यहाँ पर ना तो dx का वैल्यू 0 है, ना ही dy का वैल्यू 0 है, क्योंकि जब पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है तो उसकी x कोऑर्डिनेट में कुछ चेंजेस आया है, डेफिनेटली कुछ चेंजेस आया है। सी, this is the change in x coordinate if particle is moving from p to q, correct, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, if particle is moving from p to q, this is the change in x coordinate, correct, and you will see that this is the change in the y coordinate, this is the change in y coordinate, I'll write down over here, this is the change in y coordinate, correct। तो मतलब उसकी x कोऑर्डिनेट में भी चेंजेस है और y कोऑर्डिनेट में भी चेंजेस है। तो अभी तक क्या हो रहा था, dx और dy में से कोई टर्म 0 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ओके फाइन। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है, x है, वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, y की जगह मैं x पुट कर रहा हूँ, प्लस x स्क्वायर, या अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, वहाँ पर dy आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू 1, which can be written as dy is equals to dx, right, है ना, dx को राइट हैंड साइड भेज दिया, सो dy की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। तो मतलब हमें x का इंटीग्रेशन निकालना है, अगर मुझे x का इंटीग्रेशन निकालना है तो लिमिट्स भी x के लिए डिसाइड होगी। तो x का इनिशियल लिमिट कितना है, 0, और यहाँ पर x का इनिशियल फाइनल लिमिट कितना है, 5 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0 से 5 तक,
चलो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² अपॉन 2 और x² का कितना हो गया x³ अपॉन 3। लिमिट्स क्या हो गया 0 से पाई, 2 and 2 गेट कैंसिल। ओके, सबसे पहले हम अपर लिमिट डालेंगे। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम O टू C, x की जगह हम अपर लिमिट डालेंगे, दैट इज 5² अपॉन 2, सॉरी नॉट 2, 2 तो नहीं है, 2 तो चला गया, प्लस 5³/3। और अगर मैंने लोअर लिमिट डाला तो लोअर लिमिट के लिए दोनों पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी और ये पार्ट भी। तो 5² का वैल्यू इज 25, क्लियर, एंड 5³ का वैल्यू कम्स आउट टू बी 125, है ना। सो यहाँ पर 25 इंटू 3 जब आप करोगे तो 75 मिलेगा, 75 प्लस 125 कम्स आउट टू बी 200, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 200/3 joules. So work done in moving a particle from O to C is 200/3 joules. Work done in moving a particle from O to A and A to C comes out to be 125 joules. And work done in moving a particle from O to B and B to C is 50 joules. तो आप देख रहे हो पार्टिकल O से C तक पहुंच रहा है फ्रॉम डिफरेंट पाथ, लेकिन तीनों बार वर्क डन अलग अलग आया है, हमें वर्क डन सेम नहीं आया है। अगर तीनों बार वर्क डन अलग अलग आया है, इसका मतलब जो फोर्स आपको दी गई है वो कौन सी फोर्स है, ये वाला जो फोर्स आपको दिया गया है कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हो कि ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लगाने की जरूरत नहीं, जब आपने इतना सब कुछ सॉल्व कर दिया है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसी से कंक्लूजन बना लो, तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो कि जो फोर्स दिया हुआ है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। क्लियर? So I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.